नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित और यहाँ रंग नहीं राजनीति होती है। जी हाँ, क्या एक जनप्रतिनिधि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है या फिर सिर्फ एक खास विचारधारा और एक खास वर्ग का? और जब राजनीति में भाषा बदलती है, जब मंच से ये कहा जाता है कि हमें किसी खास रंग या किसी खास वर्ग के वोटर से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या यह सिर्फ एक वैचारिक स्पष्टता है या फिर लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत पर सीधा सवाल जिसमें हर नागरिक को बराबर माना गया है? महाराष्ट्र की राजनीति में उठा ये नया विवाद अब सिर्फ एक बयान नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े राजनीतिक विमर्श का रूप ले चुका है, जहां हिंदुत्व की राजनीति और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे के बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है और विपक्ष इसे सीधे तौर पर संविधान की भावना के खिलाफ बता रहा है। वही समर्थक इसे साफ राजनीति रुख और विचारधारा की स्पष्टता बता रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये लोकतांत्रिक राजनीति की एक ईमानदार अभिव्यक्ति है या फिर चुनावी ध्रुवीकरण की एक नई शुरुआत? क्योंकि जब राजनीति में हम किसी के साथ हैं से ज्यादा हम किसी के खिलाफ नहीं है कि भाषा इस्तेमाल होने लगती है, तो वह सिर्फ बयान की नहीं रहती, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं। आज इसी डिबेट में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जनप्रतिनिधि की भूमिका विचारधारा से तय होगी या फिर संविधान के उस व्यापक परिभाषा से जो हर नागरिक को बराबर अधिकार देता है। और ऐसे में ये बेहद जरूरी समझना हो जाता है कि आखिर इन सब चीजों की जवाबदेही किसकी होगी। जब आप विशेष पद पे रहते हो तो इस तरीके के बयानबाजी कितनी मायने रखती है, इस तरीके की बयानबाजी क्या दर्शाती है, किस तरीके से आप देश को एक दिशा में लेके जा रहे हो या फिर दूसरे दल के लिए एक विचारधारा आप पूरी तरीके से प्रदर्शित कर रहे हो। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहती हैं। इस बीच उनका एक और बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें हरे रंग के वोटर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि वो एक विशेष समुदाय से कोई लेना देना नहीं है और वो सर्वधर्म समभाव के विचार को नहीं मानते, ना गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं। ये सब आप अपने पास रखें। ऐसे में जब आप एक अनोखे पद पर रहते हो, एक जनप्रतिनिधि रहते हो, तो उस पद से क्या इस तरीके की बयानबाजी शोभा देती है? चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। धीरे धीरे करके हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी एंड में। सबसे पहले सर मेरे सवाल यही है कि आप जब एक विशेष पद पर रहते हो, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर रहते हो, तो इस तरीके की बयानबाजी कितनी शोभा देती है? देखो सिटी सच बात यह है कि कोई भी, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जब कभी भी हम शपथ लेते हैं एक संवैधानिक पद पे बैठते हुए, तो निश्चित तौर पर एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। एक शपथ लेते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक नजर से देखेंगे, सारे हिंदुस्तान के किसी भी धर्म, जाति, वर्ग में हम कोई विभेद नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद होता है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। वर्तमान में तो पिछले एक दशक में हमने देखा है कि जिस तरह से राजनेताओं ने एक नई तरकीब निकाल ली है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, और ये तरकीब जांचा परखा है। जब सूबे का एक मुख्यमंत्री ये कहे कि कोई मुल्ला भाई के रिक्शे पे यदि आप बैठ के जा रहे हैं तो 5 रुपए यदि वो मांगे तो आप उसे 4 रुपए देकर के चलता कीजिए, और वो डंके की चोट पर यदि वो मुख्यमंत्री जीत जाता है, दोबारा वापस आता है, तब तो ये जांचा परखा फार्मूला है ना। निश्चित तौर पर इस फार्मूले को लोग आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कहे कि नहीं, बहुत ज्यादा जिनके परिवार में, जिनके घर में ज्यादा जनसंख्या है, यदि वैसे लोगों को जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, तो वो सारा आपका मंगलसूत्र लेकर के उन लोगों को दे देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये भाषा कारगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री यदि ये कहते हो कि 80% और 20% की बात करते हो, वो स्मशान और कब्रिस्तान की बात करते हो, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जाता है, और ये मैसेज जो है उससे कुछ हानि होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अफसोस की बात यह है कि इस चक्कर में या इस तरह के ध्रुवीकरण में
राजनीतिक दल के नेता सत्ता तो प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य से भटकते हुए दिखाई देते हैं। हमें अब आज के वक्त में जो भी सरकारें, जहां हमको खुलेआम यदि कहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है, निश्चित तौर पे लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, तभी वो सरकार बना रहे हैं, तभी उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तभी प्रधानमंत्री तीसरी बार जीत के आ रहे हैं। लेकिन क्या ये बात उन लोगों को नहीं समझनी चाहिए? यदि पिछले 12 वर्षों में 80-90 के आसपास में परीक्षा पेपर लीक हुई है, रद्द हुई है, पिछली बार अभी फिलहाल की बात कर ले, नीट की परीक्षा यदि लीक हुई है, लगभग 22-23 लाख विद्यार्थी दोबारा, जिसमें तकरीबन 20 से ज्यादा लड़कों ने अपनी जानें गंवा दी, आत्महत्या कर ली। क्या केवल विपक्षी के बच्चे थे उसमें? सत्ता पक्ष के लोग नहीं थे उसमें? क्या इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए थी? क्या ध्रुवीकरण केवल सत्ता प्राप्ति ही उद्देश्य है क्या? और निश्चित तौर पर आज के वक्त में लेकिन सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि इन्होंने पहली बार इस तरीके की बयानबाजी नहीं की है, इससे पहले भी कई इनके पूरे कटघरे बयानबाजी से ही भरे हुए हैं। देखिए, नीतीश राणे के बयान के बारे में एक लंबी फहरिस्त है, और केवल यही नहीं है, खुलेआम लोग कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे नेता नहीं है, और भी इससे पहले बहुत सारे नेता हैं जो खुलेआम ये बात कहते हैं कि हमें इन लोगों को वोट नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो जब एक बार कहते हैं कि नहीं चाहिए, तो 15-20% का वोट नहीं चाहिए, तो उनकी निगाहें होती है 80% पर निगाहें होती है। आप किसको डरा रहे हैं? आज तक के वक्त में यदि हम ये बात कहते हैं कि नहीं, हमारे हक को छीन के ले जाएंगे, हिंदुस्तान में परिवर्तन हो जाएगा, हिंदुस्तान में हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, क्या सचमुच में 20% लोग इतनी हिमाकत करने वाले लोग हैं कि उसके बदले से बाकी 80% को डरना चाहिए? ये हमारे और आपके जहन में बैठा दिया गया, जिसके वजह से वो आसानी से उनको वोट मिल रहा है, वो सत्ता की प्राप्ति उनकी हो रही है। ऐसे लोग क्या देश के प्रधानमंत्री को इस पर, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, सूबे के मुख्यमंत्री के, जहां के वो नेता, सूबे के मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या अल्पसंख्यक हमारे देश के लोग नहीं है? क्या उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? तो आप निकाल के फेंक दीजिए। यानी कि पहचान आधारित राजनीति का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ पे विशेष धर्म से की जा रही है। कोई सबक मिले तब तो डरे आदमी इससे। सबक मिलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। सच पूछिए तो सबक के बजाय झोली में सत्ता मिलती हुई दिखाई देती है। हम जब कहते हैं, जब हम अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी चूड़ी टाइट होती है। यदि पिछले 1 महीनों या 2 महीनों में यदि 5 बार, 7 बार, 8 बार यदि गैस, पेट्रोल, एलपीजी, डीजल यदि सबके दाम बढ़ गए, तो केवल अब्दुल के लिए थोड़ी ना बढ़ा, मेरे लिए भी बढ़ा। लेकिन खुश लोग वो लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि नहीं, केवल उन्हीं की वजह से इस तरह की बातें हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। हिंदुस्तान वो फूलों का गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी तक किसी तरह की राजनीति होती चली आई है। लेकिन दुर्भाग्य से ये इतना बेहद जांचा परखा अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की राजनीति आज के वक्त में हो गई है कि किसी के हाथ में कोई लगाम नहीं, ये सबको ढीला छोड़ देना चाहते हैं। कम से कम मुझे ये लगता है कि कम से कम देश के वैसे लोगों के जहन में ये बात आनी चाहिए, उन हुक्मरानों को ये बात समझनी चाहिए कि सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे जब देश ही में दीवार खड़ा कर देंगे। आप बताइए कि कहाँ आती है अब सेवैया हमारे घर में, हिंदुओं के घर में, और किस हिंदू के घर में आकर के कोई गुलाल लगा के जाता है और हम कहाँ सेवैया खाने जाते हैं? क्या ये हिंदुस्तान था हमारा? कहाँ ले जाके पहुंचा दिया हमने? बगल के पड़ोसी को हम संदेह की नजर से देखते हैं और वो भी हमें संदेह की नजर से देखता है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कौन सा हिंदुस्तान देख के जा रहे हैं? ये बेहद गंभीर मसला है और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, हमें केवल नहीं, उन लोगों को भी जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं। तो वो सपना जो देश में सोने की चिड़िया का था, वो तो अब लगता है कि साकार होने से बहुत दूर है। देखिए, इतना कमजोर भी हिंदुस्तान नहीं है कि इतना जल्दी निराश हुआ जाए। बहुत सारे लोग हैं अभी भी ऐसे चंद लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। ज्यादातर लोग सर्वधर्म समभाव की ही बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति में जो इसकी घुसपैठ हुई है वो हमारे लिए बेहद चिंतनीय है। लेकिन हिंदुस्तान इतना भी कमजोर नहीं है कि ऐसे लोगों की सोच से छिन्न भिन्न होने जा रहा है। तो इस तरीके की जब राजनीति होती है तो किस तरीके से जनता को ये समझाया जाता है? क्या सिर्फ आप वोट पाने के लिए कुछ भी एक स्टेज से बोल सकते हो, इतना बहुत जरूरी हो जाता है क्या सर? या आपको सोचना चाहिए आपके शब्दों का चुनाव किस तरीके से, आप किस तरीके से अपने शब्द लेते हो, बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब आप उस पद पर बैठे हुए हो? देखिए श्रुति, हिंदुस्तान की राजनीति में चाहे भाषाई मर्यादा हो या धार्मिक ध्रुवीकरण हो, ये सब बहुत छोटी छोटी, या भ्रष्टाचार हो, इन सब चीजों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम जिस रंग में हमें रंग दिया गया है, जिस ढंग से हमें जिस सांचे में ढाल दिया गया है, केवल हमें ये दिखाई देता है कि
हमारे अपने लोग कौन है, किन लोगों के साथ हमें रहना है, किन से हमें वोटों की प्राप्ति होगी, किन को छोड़ देना है, बस यही जहन में हमारे बात होता है। और राजनेता केवल और केवल टारगेटेड इस तरह की बातें करते हैं। निश्चित तौर पे आप सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि एक हिंदुस्तान में एक प्रतिष्ठित पद पर, एक महत्वपूर्ण पद पर रहने वाला व्यक्ति यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसका प्रभाव कहां तक जाने वाला है, और इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। संयोग से आपको ये अच्छा नहीं लगा, एक मजबूत पत्रकार होने के नाते आपको लगा कि इस टॉपिक पर बातचीत करनी चाहिए देश के लिए, आप इस पर बातचीत कर रही हैं, लेकिन अधिकांश लोग को कोई अहमियत देने वाले नहीं है। बिल्कुल सर, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुपम भंडारी, बहुत स्वागत है। आप नेता बीजेपी के हैं, आपका टीवी 100 पे। वरुण मिश्रा, नेता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सर, आपका भी टीवी 100 पे। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अनुपम जी, माफ कीजिएगा, ये जब बात आप एक मंच से बोलते हो, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पूरी जनता को संबोधन देते हो, पूरी जनता के लिए आप बोलते हो। तो इस तरीके से हरे रंग का उपयोग करना, और ये पहली दफा नहीं था जब इन शख्स ने हरे रंग का प्रयोग किया है या फिर मुस्लिम समुदाय के लिए काफी चीजें बोली हो, तो किस तरीके से आप देखते हैं, और क्या यही चुनाव रहा है शब्दों का हमेशा से बीजेपी में? देखिए, सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी जी। सबसे पहले तो जो नीतीश राणे जी का जो पूरा बयान है और उसके राजनीतिक संदर्भ को हमको समझना चाहिए। समझाइए। बीजेपी की राजनीति किसी धर्म के खिलाफ नहीं होती है कभी भी, बल्कि उनके जो घोषित जो एजेंडे हैं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, उस पर आधारित की जाती है। आज हर राजनीतिक दल की एक अपनी विचारधारा होती है। कोई दल समाजवाद की बात करता है, कोई जाति आधारित राजनीति करता है। बीजेपी केवल मात्र हिंदुत्व की बात करती है, और संविधान किसी भी राजनीतिक दल को अपनी वैचारिक प्राथमिकता रखने से नहीं रोक सकता। हिंदुत्व का मतलब भारत की सांस्कृतिक पहचान और सभ्यता का सम्मान है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो बीजेपी का आधिकारिक नारा है, जो कि किसी धर्म के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता है। दशकों तक तो सर, आपने अपने सवालों के जवाब खुद दे दिए कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सब में तो सर हिंदू मुस्लिम सभी आएंगे ना, सिख हिंदू सब आएंगे सर, तो सबका साथ कैसे हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारे जो अल्पसंख्यक जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो उनकी विचारधारा से प्रभावित है और उनका सम्मान करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, हमारी बहन बेटियां पहले से ही तरह आज ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। यहाँ पर कोई किसी हिंदू की हित की बात नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति सही है तो सही है, अगर वो गलत है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो हिंदू का हो, किसी धर्म जाति का हो, उसके साथ में वही कार्य किया जाएगा जो कि एक अपराधी के साथ किया जाता है। किसी भी नेता का पूरी सरकार की कोई संविधान की कोई नीति नहीं होती के बारे में डिस्कशन की जो बात आज हो रही है। सरकार का काम संविधानों के अनुसार सभी नागरिकों को समान रूप से करना होता है। आप कह रहे हैं कि बेटी बहू सब सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जहां तक चीजें निकल के सामने आ रही है, जो अल्पसंख्यक लोग, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं देश में? देखिए, जब तक कुछ विशेष दल जो है खुलेआम मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं, तब उसे सेकुलर कहा जाता है। अगर बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो उसे सांप्रदायिक क्यों कहा जाता है? क्या बहुसंख्यक समाज के हितों की बात करना क्या संविधान विरोधी है? क्या वोट की राजनीति केवल एक ही वर्ग के स्वीकार होता है? ठीक है, आज बीजेपी की राजनीति तुष्टिकरण की नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति है जो करती है, वो आगे तारीख में विपक्षी पार्टी करती है। यानी कि जो बयान दिया है उन्होंने सही दिया है, दिखाया जाता है। यानी कि जो बयान दिया है रानी जी ने वो सही दिया है। देखिए, हिंदुओं की आस्था और अधिकारों की बात करना संविधान के खिलाफ नहीं है। संविधान सभी के समान, सबको समान अधिकार देता तो है। आप अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में सामने वाले को बुरा साबित नहीं कर सकते ना। गलत बोली तो बताइए। साबित किया जा रहा है, हाँ? किसी को बुरा साबित करने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया जा रहा क्या है। मतलब है कि हरे रंग का हमें वोट ही नहीं चाहिए, हमें उनके मतलब नहीं हो? क्या पता कि वो हरे रंग के वोट वाला ही आपको पसंद कराओ। तो जब देखिए क्या होता है, कुछ व्यक्ति जब मुस्लिम
कि वोटों की राजनीति करते हैं। आज आप देख सकते हैं हर आदमी को एक वर्ग की राजनीति कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, मैंने जैसे बताया पहले आपको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करती है। चलिए, ठीक है, अगर वरुण बात जी। करते हैं इसीलिए इस मुद्दे को ध्रुवीकरण की नहीं बल्कि ठीक है। वैचारिक स्पष्टता के रूप ठीक है में सर, मैं देखा जा आऊंगी सकता आपके है। पास। हमारे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं। वरुण जी, क्या सहमत आप रखते हैं अनुपम जी की बातों से? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो अभी जब अनुपम भंडारी जी एक बात कह रहे थे, सबका साथ सबका विकास, और फिर पता नहीं क्या सबका विश्वास विकास है। हम्म। तो जब देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में हो जो ये कहते हो कि बात तो सबका विकास हो, विश्वास सबका हो, और जब वोट देने की बारी आए तो कहे कि नीले रंग वाले हमको वोट न दें, हरे वाले न दें, हम तो खाली जीत के आए हैं हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की बात करेंगे। ये लोकतंत्र होता है? ये लोकतंत्र, ये संविधान है हमारा? इसके लिए भारत का निर्माण हुआ था, हिंदुस्तान को आजाद कराया गया था कि कुछ मुट्ठी भर लोग आ जाएं और वो कह दें कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, हमें उनका वोट नहीं चाहिए। ये देश सर्वधर्म समभाव की भावना से चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। और संविधान ये कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस भावना के साथ हिंदुस्तान चलेगा। और ये जो चंद लोग चंद दिनों के लिए आए हुए इस मानसिकता के साथ आए हुए हैं कि हमें भारत को तोड़ना है, इन्होंने पहले धर्म के नाम पर तोड़ा, फिर जातियों के नाम पर तोड़ा। तोड़ने की इनकी कोई सीमा नहीं है। ये सांसद, विधायक, सभासद सब तोड़ते चले जा रहे हैं। इसका एक अंत होगा। और मुझे लगता है कि देश की जनता ने इनको समझ लिया है। भगवान श्री राम की बात करते करते इन्होंने उनके चढ़ावे में जो सेंधमारी की है, हजारों करोड़ रुपया जो गुजरात गया है, पर वो कह रहे उसका भी हिंदुत्व इस की देश की राजनीति जनता ने- करती है बीजेपी, तो हिंदू के लिए बोल रही है तो क्या ही गुनाह है? नहीं, देखिए, हाँ। हिंदू की राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। हिंदू की राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं, वोट मांगना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस देश की मूल भावना को समझना सबसे बड़ी बात है। इस देश की मूल भावना ही इस बात पर टिकी हुई है कि हम सारे धर्मों के साथ, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हिंदुस्तान में पैदा होना ही अपने आप में फक्र की बात होनी चाहिए। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन आज उस लोकतंत्र के ढांचे को, बुनियादी ढांचे को भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग और जो नए नए भाजपाई बने हैं वो लोग ज्यादा इन सब चीजों पर हैमर करते हैं। उन्हें भाजपा में अपनी वफादारी साबित करनी होती है। तो मैं समझता हूं जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं और जिस तरह से ये बयान इनको भारतीय जनता पार्टी अप्रिशिएट कर रही है, ये इस देश के लिए बेहद दुखद है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने समझ लिया है। आप इंतजार करिए, इनको जवाब मिलने जा रहा है। इनको इनकी दृश्यता का, इनके महापाप का, जो भगवान राम के साथ इन्होंने धोखा किया, इस देश के अरबों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई, उसका जवाब इनको मिलने जा रहा है। चुनाव में आप देखिएगा सर, जवाब मिले या ना मिले, लेकिन आप अगर अपनी बोली भाषा पे थोड़ा सा शब्दों का चुनाव रखते तो वो हर किसी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। संजीव जी, लेकिन जो अनुपम जी की तरफ से बातें कही गई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या असल में ये नजर आता धरातल पर, खासकर ऐसे जब ये बयानबाजी होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत और बातें जब आप देखेंगे तो वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने गिरेबान में झांक के देखती है तो एक भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो टिकट नहीं देती है। सच्चाई यही है। आप उसे नहीं देते हैं, आप उसे हाशिए पे रखते हैं। अभी बीजेपी के नेता जो बात कह रहे थे वो सारी बातें कह रहे थे, लेकिन उस बात पे एक लाइन भी नहीं बोले कि एक व्यक्ति जो सत्ता में बैठा हुआ है, सरकार का एक हिस्सा है, वो कहता है कि एक समाज का हमें वोट नहीं चाहिए। आप यदि मांगते तब तो बात चलती। आप किसी के वोट को इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका वोट नहीं चाहिए। ये बेहद शर्मनाक है, आपत्तिजनक ये शब्द है और इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से लेगा कौन? इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, जो सबसे बड़ा घंटा लेके खुद घूम रहा हो? मुश्किल यही है कि इस तरह की राजनीति इनको सुहाती है और इस तरह की राजनीति से ही यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन कब तक? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब समाज ही नहीं बचेगा, परिवार ही नहीं बचेगा, आपके परिवार, बीजेपी के नेता के परिवार की बात मैं कर रहा हूं कि किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। क्या नीट के एग्जाम में इनके परिवार के बच्चे नहीं थे? इनके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं था? हो सकता है कि विदेशों में पढ़ते हो तो ये अलग बात है। इनको रोड पे नहीं निकलना चाहिए था? मूल मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था? मूल मुद्दा है हरा रंग और पीला रंग मुद्दा है। आप मुद्दे से भटका के केवल और केवल विशुद्ध ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे विभाजनकारी समाज में वातावरण बनेगा
और इससे आपको फायदा होता है। उठाइए फायदा, बने रहिए, लेकिन ये सत्ता एक दिन आप ही को ले जाएगी। बेहद खतरनाक रास्ता चुना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अति का अंत भी होता है। जिस तरह से समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुस्तान की खूबसूरती को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, बेहद खतरनाक है, बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन जो विपक्ष में है, सच पूछिए तो उनके हाथों में आज के वक्त में कुछ है नहीं, सड़कों पे निकलने के अलावा। और वो सड़क पे निकल रहे हैं, लोगों से अपनी बात कह रहे हैं, और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि ये राजनीति आपको, हमको और हमारे परिवार को कहां ले जाके खड़ा करती है। बिल्कुल। अनुपम जी, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है, तो सर एक सवाल, क्या हिंदुत्व से ऊपर, क्या धर्मों से ऊपर इंसानियत नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आंकड़े के साथ बताता हूँ आपको। ये बताइए कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को लगभग 23.6 करोड़ वोट मिले थे। और इस वोट का शेयर में का जो टोटल वोट का शेयर जो था, उसमें से कई सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र के को बीजेपी का वोट मिला हुआ। इसमें आप कोई बीजेपी किसी एक समुदाय की पार्टी अगर होती तो देश भर में इतना व्यापक समर्थन उनको ना मिलता। आज अगर हम बात करें, सरकार की जो योजनाएं चल रही है, वो किसी धर्म को पूछ के नहीं चल रही हैं। इस योजनाओं का जो लाभ हो रहा है, वो धर्म के आधार पर नहीं होता। अभी आप कह रहे थे कि हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी, अभी आप कह रहे हैं सभी धर्मों को लेकर चलती है। आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ठीक है सर, सारी योजनाएं मान गए, सारी योजनाएं मान गए। अल्पसंख्यक के लिए भी अलग से योजना है, अल्पसंख्यक के लिए भी अलग से योजना है, जहां उनको पैसे दिए जाते हैं हर महीने। मानती हूं मैं सारी योजना है, लेकिन योजना देकर भी आप सामने वालों की बेइज्जती करें तो सर ऐसी योजना का कोई फायदा ही नहीं। घर आए मेहमान को आप बिठाए भी, बेइज्जती करें, फिर पानी भी पिलाए। गलत बोल रही तो बताइए। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे कि आज की बात कर रहे हैं, जब कोई पार्टी, कई ऐसी पार्टी है जो खुलकर मुस्लिम की राजनीति करती है, तब उन्हें सेकुलर कहा जाता है। अगर कोई बात आपने हिंदुत्व की अगर दो पार्टियों के नाम बताइए, कैसे हो सकता है? दो पार्टियों के नाम बताइए। आप दो पार्टी, अरे कांग्रेस भी करती है, सपा भी करती है, एआईएमके भी, डीएमके भी करती है। कौन से? भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। आज कहती है मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। जितना भी योजनाओं का लाभ मिला, तो क्या उसमें मुस्लिम के भाई बहन नहीं थे? सब लोग थे। अरे आपने एहसान थोड़ी किया है भाई, जनता का पैसा है, जनता को वापस कर रहे, क्या बार बार आप एहसान लाद रहे, सबको मिला, सबको मिला। अरे जनता का पैसा, जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे को आप जनता को वापस कर रहे हो, इसमें क्या एहसान लाद रहे हो भाई? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब दूसरे सपा की पार्टी थी, उस समय किस तरह सफाई महोत्सव मनाया जाता था, वो किसका पैसा था? ठीक है सर, अगर सामने वाले, सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम के नाम पर राजनीति की जाती है। एक मिनट वरुण जी, एक मिनट लगे, वो किसका पैसा है? ठीक है वरुण जी, एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो पैसे जाइए वरुण जी, शांत हो जाइए। अनुपम जी, आप कह रहे हैं मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी, तो क्या सामने वाला, एक मिनट प्लीज वरुण जी, एक मिनट शांत हो जाइए। तो सामने वाला जो कर रहा है हम भी वही करेंगे, तो सर फर्क कहाँ रहेगा? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी वहां के जो पढ़े लिखे वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे को मानते हैं। मैं महिलाओं की बात कर ही नहीं रही, मैं खुद महिला हूँ, योजना देख रही हूँ मैं आपकी। महिलाओं को छोड़िए, हटाइए, महिलाओं के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे सर। सुनिए अनुपम जी, बाद में चर्चा करूंगी। ये बताइए कि जो रानी जी ने बयान दिया है सही था या गलत था? हाँ या ना का जवाब दीजिए, फिर दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी। देखिए क्या होता है, हाँ या ना सर, हाँ या ना? बयान उनका व्यक्तिगत है, और जहां तक कैसे बात है, व्यक्तिगत? आप बीजेपी के विधायक हो, आप भरी सभा में बोल रहे हो, व्यक्तिगत कैसे हो जाएगा सर? एक्शन लीजिए जब व्यक्तिगत है तो। देखिए, एक नेता के बयान पर बहस हो सकती है, परंतु किसी एक दल की विचारधारा और सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी में अंतर है। भारत के संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। सरकार का दायित्व तो भी वही है जो राजनीतिक विचारधारा पर एक बार गलती हो सकती है ना, सुनिए, एक बार गलती हो सकती है। 2024 में बोला कि मुस्लिम समुदाय पर कथित भड़काऊ बयान उन्होंने दिया, कहा कि ये मुस्लिम समुदाय जो है वो सावे की राजनीति करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। उन्होंने ईवीएम की फुल फॉर्म एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला बोला। एक बार हो सकता है सर, दो बार हो सकता है, बार बार और गिनवाऊं? बताइए।
देखिए क्या है, छोड़िए आपके पास बीजेपी का जवाब नहीं है, आऊंगी मैं अनुपम जी। बीजेपी का स्टैंड जो है वो हमेशा से तुष्टिकरण किसी का नहीं, विकास सबका रहा है। अगर किसी विपक्ष के एक खास वोट की रिझाने की राजनीति करता है और बहुसंख्यक का हिंदुओं के, चलिए आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बातों को गोल गोल घुमाएंगे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। वरुण जी फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, ये जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी में आज के टाइम पे आप जितना जहरीला वक्तव्य देंगे वो आपकी योग्यता समझा जाएगा। और एक नहीं, नारायण राणे तो सिर्फ एक आदमी है, इस तरह के कम से कम दर्जनों नाम मिले। हेमंता बिश्व शर्मा को क्यों भूल जाते हैं आप, योगी आदित्यनाथ को क्यों भूल जाते हैं आप। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस देश में नफरत के बीज बो रहे हैं, जो इस देश को सिविल वार की तरफ धकेलना चाहते हैं, जो इस देश में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। इनको सिर्फ एक तरफ ध्रुवीकरण करके वोट लेना है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का खुलेआम 80 बनाम 20 की बात करता है। क्या समझते हैं आप 80 में कौन है और 20 में कौन है? क्या समझते हैं? देश मूर्ख थोड़ी है, लोग समझते हैं इन बातों को। बस ये है कि अब इसमें नीचे गिरने का एक प्रतियोगिता चल रही है, कौन कितना नीचे गिर जाएगा। सर आप ब्लेम क्यों कर रहे हो उनको, वो कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान था। नीचे गिर के भाषण दे देगा। वो कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान था, ब्लेम क्यों कर रहे हैं? नहीं, कैसे व्यक्तिगत, कहाँ इन्होंने व्यक्तिगत बयान है? मंचों पर व्यक्तिगत बयान दिए जाते हैं। मंचों पर कोई व्यक्तिगत बयान देता है, मीटिंग में कोई व्यक्तिगत बयान देता है। जब आप 100 लोगों के बीच में बैठे हो और आप किसी एक धर्म को गाली देंगे तो आप कहेंगे ये व्यक्तिगत बयान है। माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। संजय कौशिक जी, व्यक्तिगत बयान हो सकता है भरे मंच पर, या आप किसी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हो, इस पार्टी के तहत आपको बोलने का अधिकार मिला है, यह व्यक्तिगत बयान के रूप में लिया जाएगा? सर देखो स्वीटी, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग भाते हैं और ऐसे लोगों को वो अपने गोद में बैठाती है और उसे तरजीह भी देती है और उपकृत भी करती है। उसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, दिल्ली के विधानसभा में खड़े होकर के एक आम आदमी पार्टी का विधायक कपिल मिश्रा, देश के प्रधानमंत्री के चरित्र पर उंगली उठाने वाला आदमी, वो आदमी कहता था कि देश के प्रधानमंत्री का सीडी है हमारे पास, उपलब्ध है। और वो तमाम तरह की बातें, कालांतर में वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है और आज के वक्त में वो दिल्ली में मंत्री है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की नैतिकता की बातें आप छोड़ दें, जहरीली बातें, चारित्रिक रूप से हनन करना, एक दूसरे पर लांछन लगाना, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विभाजनकारी नीतियां बहुत ज्यादा लाभकारी है, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं होगा। बहुत सर ऐसे विभाजन लेके क्या करेंगे कि जब खून खराबा मारपीट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। डॉक्टर अनुपम भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। वरुण मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया आपने। तो ऐसे में देश में ये राजनीति साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन पहली बार नहीं था जब रानी की तरफ से, नीतीश रानी की तरफ से इस तरीके के बयान दिया गया। इससे पहले भी वो हमेशा से विवादों के घेरे में रही हैं और ऐसे में अब किस तरीके से बीजेपी इनका साथ देगी, किस तरीके से इस बात को गोल गोल घुमाएगी और क्या अपने पक्ष में वो कोई प्रूफ साबित कर पाएगी। क्योंकि जब सियासत का वक्त आता है तब तमाम पार्टियां लड़खड़ाती हुई नजर आती है, हिंदू मुस्लिम करते हुए तमाम पार्टियां दिखाई देती है। लेकिन अगर देश की बात की जाए तो देश में सारे धर्म सर्वोपरि है और सारे धर्म को लेकर ही लगातार आगे बढ़ रहा है देश, तभी इसका नाम हिंदुस्तान है। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए TV100।